students, welcome to our YouTube channel लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर CBSE। तो आज हम लोग 2022-23 के बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये इस साल जो सैम्पल पेपर जारी किया गया है CBSE के द्वारा, उसमें आए हुए कुछ प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा देखते हैं, हम लोग को 3 घंटे का समय दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें टोटल 5 सेक्शन हैं ABCDE, जिसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर हैं जो कि ऐसे वन कहने का मतलब हो गया कि जो हाफ टर्म जो है, कुछ सिलेबस जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, ऐसे वन का सिलेबस है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 मार्क्स कैरी करता है। अब उस ऐसे वन के सिलेबस में जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, रियल नंबर हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन तुमको दिया गया होगा 2-2 मार्क्स का। सेक्शन 3 में 6 शॉर्ट आंसर हैं जो कि 3-3 मार्क्स को कैरी करते हैं, और सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। ठीक है, और सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, 4 मार्क्स ईच। इट मीन्स डैट टोटल 12 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। ये मार्क्स किस प्रकार से हैं, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। कहीं कहीं पे आपको और करके क्वेश्चन दिया गया होगा, और करके क्वेश्चन दिया गया है, और कहा गया है जहाँ भी पाई का वैल्यू नहीं कुछ दिया गया है तो वहाँ पे 22/7 ही लेना होगा, अगर जहाँ कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है वहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, ये मेरा क्वेश्चन है, रियल नंबर से क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं P और Q। तो P का जो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है AB², और Q का जो वैल्यू दिया गया है डेट इज़ AQB दिया गया है। नाउ A एंड B आर प्राइम नंबर, यू हैव टू फाइंड द LCM। हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हमको जैसा पता है कि LCM निकालने में, वेरिएबल का जब भी LCM निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है LCM निकालने में। और SCF में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट पावर का यूज किया जाता है। लिस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कब लिया जाएगा, जब हम लोग को क्या निकालना होता है SCF, तो वहाँ पे लिस्ट पावर लिया जाता है, और जब LCM निकाला जाता है तो वहाँ पे हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो जैसे देखेंगे P एंड Q में A और AQ, इसमें तो हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो इसलिए क्या करेंगे, A का हाईएस्ट पावर क्या है AQ, और B का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो ये BA² दिख रहा है। सो LCM क्या हो जाएगा, BQ AQ BA²। और वहीं पे अगर SCF कहता निकालने के लिए, तो SCF में हम लोग लोएस्ट पावर को देखते, तो A का लोएस्ट पावर A खुद है, और B² और B में लोएस्ट पावर B है। सो SCF AB होता, और LCM क्या है AQ BA²। तो हियर इज़ द करेक्ट आंसर AQ BA²। ओके, नाउ next question, this is also from your real number. This one is, what is the greatest possible speed at which man can walk 52 km and 91 km exact number of hours? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, वह बड़ा से बड़ा क्या स्पीड हो सकता है जिसमें 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर को ट्रैवल करने में नंबर ऑफ आवर्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स लगे। यानी कि नंबर्स ऑफ आवर्स कहने का मतलब है कि वहाँ पे सेकेंड, मिनट ये नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्या आए, एग्जैक्ट आवर में आंसर आए। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या निकालना होगा, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड।
और जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। और जब भी लिस्ट वैल्यू कहता है निकालने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा, किसका, तो 52 एंड 91। तो हियर वी हैव टू प्राइम फैक्टराइज इट, 2 it is 26, again 2 it is 13. So we can write 52 like 2 into 13, and 91 it is 7 times 13. So 91 is equal to 7 into 13. So here is clearly SCF is equal to 13 kilometer per hour. So our answer is 13 kilometer per hour is the correct answer. This is your quadratic. This question is from your quadratic. Here is 1 0 of quadratic polynomial. Polynomial is given, that is x square plus 3x plus k, and 1 0 is given 2. 1 0 means that the value of x is given, that is 2. So we have to find the value of k. Nothing we have to do, we have to only put the value of x, that is x square plus 3 into 2 plus k, and 2 is the 0, so on putting the value of x in the given polynomial, the answer will be 0. So we have to equate it with 0. 4 plus 6 plus k equal to 0, that is 10 plus k equal to 0. So k is equal to minus 10. So minus 10 is the correct answer of this question. Is this clear? I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. Now the next question is from linear equation, two variable. Here is graphically the pair of equation given. The pair of equation is given. This one is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, and another equation is 2x minus y plus 9 equal to 0. We need not to be necessary to draw the graph. यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन. ये ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हमको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कॉन्साइड है. इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन के लिए सही होगा. तो जैसा कि हमको याद है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होता है तो ये किसका ग्राफ दिखाता है, ये दिखाता है मैनी सॉल्यूशन को. ये मैनी सॉल्यूशन को दिखाता है, इसका मतलब ये क्या होता है, कॉन्साइड कर जाता है, ये कॉन्साइड होता है. और व्हेन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है तो डैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन. ये किस चीज़ को दिखाता है, तो यूनिक सॉल्यूशन को दिखाता है. एंड a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ये किस चीज़ को दिखाता है, ये नो सॉल्यूशन को दिखाता है. और इसका जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या होता है, तो ये पैरेलल होता है. ओके, तो इन दिस क्वेश्चन नाउ लुक एट द गिवन क्वेश्चन. अब हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. तो मेरे पास 2 इक्वेशन दिया गया है, जहाँ a1/a2 का वैल्यू कितना है, तो a1/a2 का वैल्यू 6/2 दैट इज़ 3/1 है. b1/b2 का वैल्यू कितना है, दैट इज़ -3/-1, इट इज़ ऑल्सो 3/1. बट व्हेन वी लुकिंग c1/c2 दैट इज़ इक्वल टू 10/9. तो हियर इज़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 but not equal to c1/c2. So we can say clearly this is showing this one no solution. तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है ये नो सॉल्यूशन का है, और इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ पैरेलल होगा. सो हियर इज़ द आंसर इज़ योर पैरेलल. नाउ द नेक्स्ट वन. Here is the question from quadratic equation. Here is given x square plus 4x plus k equal to 0 has real and equal roots.
तो एज वी रिमेंबर डैट रियल एंड इक्वल रूट्स वेन एवर discriminant is equal to 0, then roots are real and equal. When d is greater than 0, then it means that roots are real and unequal, and d is less than 0, then no real roots. Here is the question, real and equal roots, so we have to take d is equal to 0, and d is what? D is b square minus 4ac equal to 0. Now in this question, x square plus 4x plus k equal to 0. In this question, a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to k. Now put the value b, that is 4 square minus 4 into 1 into k is equal to 0. This one is 16 minus 4k is equal to 0. So we can say that 16 is equal to 4k, hence k is equal to 16 by 4, and we got the value k is equal to 4. So answer is k is equal to 4. Okay, now the next one. Here is the question from coordinate geometry. Here is given the perimeter of triangle. You have to find the perimeter of triangle. The vertex is given 0, 4, 0, 0 and 0, 3. So first of all we have to draw a Cartesian plane. Now here is 0, 4, here is your 0. I have to take 1, 2, 3, 4. Now this one 1, 2, 3, 4. Now what is 0, 4? So here is x is 0 and y is 4. It means that this vertex is in y axis. So we have to put here, this one is the first point. Another 0, 0. This one is the 0, 0 and 3, 0. 3 is 0 is here. Now join it. We have to just join it, and we got the triangle. So what is the length of this is O? We have to write here A and here is B. The length of OA is equal to 4, OB is equal to 3, but AB length is not given, so we have to find the length of AB. Here is right angle triangle, so we can say that AB square is equal to OA square plus OB square. So here is 4 square plus 3 square, it becomes 16 plus 9, 25. So AB is equal to root under 25 and we get the value of 5. So we got the value AB is equal to 5. Now perimeter is equal to sum of all sides, that is 4 plus 3 plus 5. This become 12 unit. So 12 unit is the correct answer. Another question is from triangle. Here ABC and DEF are two triangles in which AB by DE and BC by FD is given. The ratio of two sides is given. For what value, इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू लें जिसके लिए ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए. तो एक्चुअल में रेशियो जब बराबर दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एंगल एक लेना होगा क्योंकि यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू दिया गया है. सो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया का यूज किया जाएगा. तो हमको पता है कि जो साइड का रेशियो दिया होता है उसी साइड के बीच के एंगल को लेना पड़ता है. तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल मेरा कौन सा है, तो एक ट्रायंगल ABC है. तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया गया है DEF. तो हम अगर यहाँ पे DEF अगर लेते हैं तो ध्यान से देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, AB बाय DE. तो AB बाय DE ये तो सही है, AB बाय DE. पहले हम देखेंगे ट्रायंगल मेरा सही बना है या नहीं. रेशियो के अनुसार ही हमको ट्रायंगल को का नाम लिखना पड़ता है. दूसरा दिया हुआ है BC
बाय एफ डी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ बी सी है और यहाँ पे एफ डी इधर वाला लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम ये लाइन ले लेते हैं बी सी और एफ डी एफ ले लेते हैं तो ई एफ होना चाहिए, तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो नाम तो ये तो पता है कि यहाँ पे डी ई ही होगा, और यहाँ पे क्योंकि ए बी बाई डी ई दिया गया है, क्योंकि दिया है ना ए बी बाई डी ई दिया हुआ है, लेकिन बी सी बाय बी सी में क्या दिया हुआ है, एफ डी दिया हुआ है, यानी बी सी लाइन को किसके बराबर होना पड़ेगा, यहाँ एफ डी के बराबर होना पड़ेगा, तब ना होगा। तब इसका मतलब क्या हो गया, तो एंगल बी को बराबर होना पड़ेगा एंगल डी के। तो एंगल बी को एंगल डी के अगर बराबर होगा तब जा कर के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। लेकिन नाम कैसे लिखाएगा, तो नाम इसका लिखाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। हियर ए बी सी, बी किसके बराबर है, डी के, तो इसलिए बी के सामने में डी लिखाएगा, ठीक है। और ए बी है, यहाँ पे ई डी हो जाएगा, ई डी एफ, ये ट्रायंगल का नाम होगा। जो कि यहाँ पे डी ई एफ लिखा गया है वो एक्चुअल में क्या होगा, ई डी एफ होगा। अब तुम अगर रेशियो को देखते हो तो यहाँ से आसानी से तुम देख सकते हो, ए बी बाय ई डी, बी सी बाय एफ डी और ए सी बाय ई एफ। यहाँ है ना बी सी बाय एफ डी, बी सी बाय एफ डी, तो मिल गया। और अगर डायरेक्ट अगर डी ई एफ लिखते तो रेशियो नहीं आ पाता, इसलिए हमको इस तरह से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जिसमें सेक्शन फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। इन विच रेशियो वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात किया जा रहा है, जो कि 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ए दिया गया है जो कि क्या दिया गया है, 5 और -6, और एक पॉइंट बी दिया गया है जिसका वैल्यू -1 -4 दिया गया है। वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो जैसा कि हमको पता है कि वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो वी हैव टू टेक कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज 0 y, क्या होता है, 0 y। सो हियर इज द लाइन ए बी लाइन इन व्हाट रेशियो वाई एक्सिस, तो वी हैव टू टेक अनदर पॉइंट, देयर इज सी and the value is 0 y। अब हमको रेशियो निकालना है, दैट इज m रेशियो n। क्या मान लेंगे, m रेशियो n। अब हमको पता है क्या कि ये मेरा x1 है, x1 कितना है 5, और y1 कितना है -6। दिस वन x1 y1, दिस वन x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया -1, y2 का वैल्यू कितना आ गया -4, एंड दिस बिकम xy। और x का वैल्यू कितना हो गया 0, y का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज y तो y ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमको फार्मूला पता है क्या, x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दिस इज द फार्मूला ऑफ x। So we have to put the value, x is what, 0 is equal to m is not given, so we have to write m, x2 is given -1 plus n is not given, so we have to write only n, x1 is what, 5 is 5 by m plus n is not given, so we have to write only m plus n। Here m plus n multiply in this side and it is equal to 0 is equal to -m plus 5n. -m come in this side, this is m is equal to 5n. This means m by n is equal to 5 by 1। बहुत टाइम ये देखते हैं, गलती कर देते हैं बच्चे कि m by n लिखेंगे 1 by 5 कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये n जो है ये इस तरफ आ रहा है, सो ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिवाइड के फॉर्म में चला गया, और 5 तो एज इट इज़ है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। सो रेशियो क्या बन जाएगा, m रेशियो n इज इक्वल टू 5:1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आंसर B इज़ माई करेक्ट आंसर। ओके, इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम योर circle।
पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट। तो जैसा कि पता है कि आउटसाइड अगर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ये हमेशा पहले जो क्वेश्चन में जो दिया होता है उससे हम क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, उन सारे पहले कंक्लूज़न को हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओ सेंटर है, एंगल ए पी बी का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। हमको क्या निकालना है, ओ ए बी का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू हमको पता करना है क्या है। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो ओ ए बराबर ओ बी भी होगा, और ये क्यों होगा, दैट इज़ व्हाट, रेडियस है। तो सबसे पहले हमको वैल्यू पता करना होगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए का, क्यों, क्योंकि ओ ए रेडियस है और पी ए टेंजेंट है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर होगा पी बी पे। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो दिस वन इज़ 90 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो योर 90 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। यहाँ हुआ ना, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए पी बी ओ इज साइक्लिक। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल P प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। नाउ एंगल P is given, this one is 50 degree plus angle AOB is equal to 180 degree. Now angle AOB is equal to 130 degree. ये तो पता चल गया कि ये जो एंगल है 130 डिग्री का एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल OAB में, तो OAB में क्या देखते हैं, OA और OB आपस में बराबर हैं। सो एंगल OAB बराबर OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसको मान लेते हैं x। सो वी कैन से x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। Okay, now the next one. This one is your from trigonometry. Here is sine A is given. Sine A is given 1/2 and we have to find the value of sec A. जब भी एक सा क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग सोचने लगते हैं, अच्छा साइन ए है दिया हुआ है तो साइन बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। तो P का वैल्यू पता चल गया, H का वैल्यू भी पता चल गया। तो हाँ, वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हम साइन को का रिलेशन किसके साथ है, सेक का रिलेशन किसके साथ है, हमको सेक का वैल्यू निकालना है ना। तो सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1/cos A। और कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है क्या, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो है ना, तो इस तरह से हम लोग साइन का वैल्यू यहाँ पुट करके इसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2। और हम ये जानते हैं क्या कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो हमको पता चल गया कि ए का जो वैल्यू है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। ये बात पता चल गया कि ए का मान कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। और जब हमको ये बात पता है कि ए का मान 30 डिग्री है तो हम सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक ए, जो कि क्या हो गया तुम्हारा, सेक 30 डिग्री, है ना। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो जैसा कि तुमको पता है सेक 30 का मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुमको √3/2, यही होगा ना। क्यों, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत दे दिया, गलत इस सेंस में दिया हुआ है, क्योंकि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना।
तो सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 होना चाहिए इसका सही आंसर। यहाँ पे 1 के जगह पे 2 होना चाहिए था, जो कि गलती से आई थिंक 1 पर गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका गलत है। Okay, now the next one, this one is the next question. This is also from your trigonometry. √3 cos square a plus √3 sin square a is equal to, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, √3 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच जाता है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। नाउ √3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1, तो √3 इंटू 1 वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। सो आंसर इज √3। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हियर इज द वैल्यू cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 डॉट 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 cos 90। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 90। ये क्वेश्चन तुम देखोगे, बनाना शुरू कर दोगे और बहुत बच्चे बोलेंगे इसका आंसर 1 होगा, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि cos 1, तुम अगर ध्यान दो, cos 1 डिग्री से अगर हम चलते जाते हैं, cos 90 से पहले क्या आता है, तो cos ये आता है 89, देन आफ्टर आता है cos 90। तो cos 1 और cos 89 ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 1 को लिखेंगे 90 माइनस 89, और cos 90 माइनस 89, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो sec 89 ये हो जाएगा, और sec 89 इंटू cos 89, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे cos 90 नहीं दिया होता तब आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ cos 90 दिया हुआ, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। गलती से भी इसमें 1 मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे cos 89 अगर दिया होता, 90 जगह पर अगर 89 होता तब आंसर 1 होता, तब यहाँ पे आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पे cos 90 है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। सो आंसर इसका कितना होगा, 0 होगा। ओके, ये क्वेश्चन है जो कि सर्कल से दिया गया है, एरिया रिलेटेड सर्कल से शायद क्वेश्चन ये है। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो पेरीमीटर है सर्कल का, ये बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज़ 2πr, एंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो 4 इंटू साइड को हम लोग a से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया r/a, r/ का a का वैल्यू निकल गया 2/π, है ना, 2/π। तो r/a इज इक्वल टू 2, और जैसा कि बता चुका है कि पाई का वैल्यू को कितना लेना है, 22/7। ये जो बाय वाला 7 था ये ऊपर आ गया, ये कट गया 11, तो r/a का मान कितना आ गया, 7/11 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है क्या, कि जो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या होता है फॉर्मूला, πr² बाय, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डेट इज़ a²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू r/a का होल स्क्वायर। तो इट इज़ पाई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, पाई, और r/a का वैल्यू हमको कितना आया है, 7/11 का होल स्क्वायर। Now put the value of pi, 22/7 into 7 into 7, it is 11 into 11. Here 1 7 cancel, here 1 2 cancel, so it become what,
14/11 is the correct answer. 14/11 is the correct answer. Okay. Okay. Now next one. If the radius of two circle दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दो सर्कल अलग अलग है जिसका रेडियस दिया हुआ है 4:3, तो बताना है कि उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। यानी R1 इज इक्वल टू 4 गिवन है एंड R2 इज इक्वल टू 3 गिवन है। ओके, तो पहला का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर बाय दूसरे का एरिया पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, सो वी कैन राइट इट R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो R1 is given 4 and R2 is given 3, it become whole square. The answer is 16/9 is the correct answer. ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताते चल रहा हूँ ताकि सारा क्लियर होते चले। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। एक सॉलिड हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर किसको कहते हैं, तो एक स्फीयर का आधा टुकड़ा जो होता है उसको हेमीस्फीयर कहते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, बॉल के तरह होता है, ये खोखला नहीं है, ये पूरा सॉलिड है। तो ये भी पोर्शन इसमें है, ये जो पोर्शन है ना ये भी है, और ये पोर्शन होगा, ये हेमीस्फीयर है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता कितना है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम उसको डिराइव कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हेमीस्फीयर, तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है दैट इज़ 4πr²। तो अब जब हेमीस्फीयर है तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर में क्या आएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, स्फीयर का आधा यानी बाई 2, इट मीन्स दैट 2πr²। और अच्छा, और इससे जब स्फीयर को जब हम बीच से काट दिए तो एक सरफेस तो ऊपर में भी बन गया जो कि कैसा है, जो कि सर्कल की तरह है, तो इसमें πr² भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 3πr²। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से ध्यान देखना। टोटल सरफेस एरिया, एक ये स्फीयर है, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr² होता है। अब हम इसको क्या किए, बीच से यहाँ से इसको काट दिए। तो जब काट दिए तो ये आधा वाला पोर्शन ये तो रह गया स्फीयर में, हेमीस्फीयर वाला, यानी ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है। और जब इसको काट करके यहाँ से ऊपर से हटा दिए, इसे हम ऊपर से काट करके यहाँ से हटा दिए, और जब इसको हटा दिए तो एक सरफेस ऊपर भी तो बन जाएगा, इस तरह से एक सरफेस ऊपर भी बन गया। तो इसका मतलब एक सर्कुलर भी सरफेस यहाँ बन गया। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr² नीचे वाले का और πr² ऊपर वाले का, तो 3πr²। नाउ हियर 3πr इज गिवन 7 का स्क्वायर, तो इट बिकम 3 × 49 पाई। तो द आंसर इज 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स से ये पहला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, यहाँ पे क्लास दिया गया है, 0 से 5 10 है, 5 to 10 15 है, 10 to 15 12 है, 15 to 20 20 है, 20 से 25 9 है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कहते किसको हैं, तो मॉडल क्लास कहते हैं मोड जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ होता है वही मेरा मॉडल क्लास कहलाता है। वो मेरा क्या कहलाता है, मॉडल क्लास कहलाता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिखता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 20। ठीक है, तो इसका जो ये क्लास है ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मेरा क्या है, 15 से 20, जिसमें 15 जो है ये मेरा क्या कहलाता है, लोअर लिमिट। ये मेरा क्या कहलाता है, लोअर लिमिट। और 20 ये मेरा क्या कहलाता है, अपर लिमिट। तो ये मेरा अपर लिमिट है। तो मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मेरा क्या है,
20, सो आंसर क्या होगा 20 होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें मीन तुमको दिया गया है 2.6 है, वाई का वैल्यू निकालना है। तो हमको जैसा कि पता है ये मेरा एक्स आई है, ये मेरा एफ आई है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सम ऑफ एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स आई दिया हुआ है 1 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले एक्स आई, दूसरी तरफ एफ आई, देन आफ्टर एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो एफ आई मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स आई का वैल्यू 1 है, देन आफ्टर 2 है, देन 3, 4 एंड 5, और एफ आई है 4, 5, वाई 1, 2, ये हो जाएगा 4, 5 2 10, 3y, 4, 5 2 10। तो अब टोटल सम कितना हो गया, इसका टोटल सम हो जाएगा 14, 14 28 प्लस 3y, इसका टोटल सम हो गया। और एफ आई का टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 2 12 12 प्लस y, ये इसका टोटल सम हो गया। नाउ मीन इज गिवन 2.6 इज इक्वल टू 28 प्लस 3y बाय 12 प्लस y। यहाँ से पॉइंट हटा दो, बाय 10 कर दो ताकि सुविधा हो जाए। 2 से ये कट के 13 हो गया, 2 से कट के ये 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 इंटू 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 28 प्लस 3y। नाउ 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 156 प्लस 13y इज इक्वल टू 140 प्लस 15y। तो 156 माइनस 140 इज इक्वल टू 15y माइनस 13y, तो इट बिकम व्हाट, 16 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर probability. Here is a card, 52 cards are there. One, you have to find the probability red face card. तो जैसा कि हमको पता है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं, ये होते हैं 12। कैसे, तो किंग जो होता है वो 4 होता है, क्वीन दिस इज ऑल्सो 4, और जैक दिस इज ऑल्सो 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं। आउट ऑफ दीज ब्लैक फेस कार्ड की जो संख्या होती है 6 होती है, और रेड फेस कार्ड की जो संख्या होती है ये भी 6 होती है। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, तो ये कितना हो जाएगा, 6/52 है ना। तो 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 26 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/26 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है असर्शन रीजन से। 2 क्वेश्चन है असर्शन रीजन से, तो देखते हैं। असर्शन रीजन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस समझना होता है। क्या होता है असर्शन, मतलब कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उससे रिलेटेड एक रीजन दिया गया है। अगर दोनों सही है, अगर असर्शन सही है रीजन गलत है, तो हमको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स। और अगर मान लिए असर्शन गलत है रीजन सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन। दोनों सही है लेकिन रीजन जो है ये गलत दिया गया है असर्शन के रिस्पेक्ट में, तब बी ऑप्शन। और अगर दोनों सही है तो ए ऑप्शन। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। SCF 510 और 92 का SCF 2 है, और LCM जो है वो 510 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, SCF ऑफ 510 एंड 92 इज़ 2। अच्छा, SCF 2 है और LCM जो दोनों का है वो इतना दिया गया है। ठीक है, चलो ठीक है। और क्या कहता है, SCF A एंड B
LCM A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, ये बात भी सही है कि SCF हम अगर चेक करेंगे कि दोनों का SCF 2 है या नहीं, और हमको ये भी चेक करना पड़ेगा दोनों का LCM 32460 है या नहीं। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कि इसका SCF होगा क्या। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं SCF एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो 92 या चेक कर लेते हैं ना, उतना निकालने बैठेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम तो ऐसा करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि LCM इंटू SCF, LCM कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 32460 इंटू SCF दिया हुआ है 2, 6 2 12 12 और ठीक 9, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि कितना आया 64920 आया। ठीक है, और हम लोग LCM इंटू SCF करके भी देख लेते हैं। तो 510 को गुना कर देते हैं 92 से, तो ये आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो 2 9 6 4 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे LCM और SCF को अगर हम लोग गुना किए, LCM और SCF को अगर गुना कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 64920, नहीं 64920 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 9 और हाँ ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 2 9 9 पर 45 2 9 6 4 46920 आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 64920 आ रहा है। तो यहाँ तो दोनों गलत हो गया। ये रीज़न सही दिया हुआ है, रीज़न सही है, लेकिन असर्शन यहाँ पे गलत है, असर्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, लेकिन रीज़न सही दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है ना, हम लोग चेक करके देख लिए कि क्या इसका SCF 2 है, LCM कितना है, हमको जो दिया गया है उसके अनुसार हम चेक कर लिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि LCM ये दिया हुआ था और SCF ये दिया हुआ था, है ना, SCF ये दिया हुआ था। तो दोनों का प्रोडक्ट पता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो हम लोगों ने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो यहाँ आया 46920 और यहाँ पे आया 64920। तो दोनों आंसर अलग अलग आ गया। तो इसका मतलब ये गलत था, जो असर्शन गलत है और रीज़न तो सही है, रीज़न सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये जो दिया गया ये सेक्शन फार्मूला का से दिया गया है। सेक्शन फार्मूला को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1 + m + n, हाँ सेक्शन फार्मूला सही दिया हुआ है। तो क्या दिया था, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2 - 3 एंड 5 6 इंटरनली डिवाइड x एक्सिस इज 1:2। तो x एक्सिस की बात कर रहा है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x0। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो x0। तो मेरा एक पॉइंट कितना दिया हुआ है, a पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3, और दूसरा एक पॉइंट दिया हुआ है 5 6, और यहाँ पर का पॉइंट कितना दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है। हमको पता करना है कि m/n कितना है, नहीं 1:2 बोल रहा है ना, तो m/n। तो हम लोग को पता है y का वैल्यू दिया हुआ है ना, y का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 मेरा कितना है 2, y1 कितना है -3, और x2 कितना है मेरा 5, और y2 मेरा कितना दिया हुआ है 6। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है ना 0। तो y बराबर लिखेंगे, y बराबर क्या लिखते हैं, my2 + ny1 / m + n। y का वैल्यू दिया हुआ 0, सो वी हैव टू राइट 0, m नॉट गिवन, y2 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो लिखेंगे 6 + n, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, तो लिख दिए -3 / m + n। ये m + n 0 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0, 6m - 3n। तो ये 3n इधर आ गया, तो ये हो गया 6m। तो अब हम क्या देखते हैं, m/n, ये n को हम इसके बाय में ले गए, तो ये 6 को इसके बाय में लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/6, कट के कितना आ गया 1/2। तो रेशियो कितना आ गया 1:2। इसका मतलब ये सही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो असर्शन है ये भी सही है, और रीजन जो है ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका बोथ A एंड B ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। तो ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोगों ने सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस थे असर्शन रीजन के मिला करके। तो यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के सेशन की ओर बढ़ते हैं।